तो चलो ये है डे 4 की 5 डे 5। सब ध्यान से, अभी तक में टॉपिक नंबर 1 में क्या पढ़े थे? इंट्रो। टॉपिक नंबर 2 में प्रॉपर्टीज या जिसको कहते हो गुण, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या पढ़े? प्रकार। क्या पढ़े? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चौथा नंबर में संयोजन और अभी 5वां नंबर में वियोजन। जब कोई संयोजन पढ़ लेता है तो वियोजन बहुत ही आसान उसके लिए इस तौर पे हो जाता है कि संयोजन के अंदर 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ करके और ऊष्मा उत्पन्न करता था, जबकि वियोजन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें ऊष्मा को या ऊर्जा को कह सकते हैं। इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा और इसमें ऊर्जा चाहिए होगा। अब ऊर्जा किस रूप में हमको मिल सकता है? 3 रूप में। एक हो सकता है ताप के रूप में, एक हो सकता है विद्युत के रूप में और तीसरा हो सकता है प्रकाश के रूप में। इसके आधार पर वियोजन अभिक्रिया को 3 भागों में पहले बांट लेते हैं। सबसे पहले तापीय वियोजन या तापीय विघटन, उसके बाद विद्युतीय विघटन या जिसको विद्युत अपघटन कहते हैं और तीसरा प्रकाशीय विघटन। तो तुमसे पूछा जाए कि विघटन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम क्या कहोगे? 3 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा कहाँ से आ रहा है उसके आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। यदि ऊर्जा ताप के रूप में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? तापीय विघटन। यदि कभी ऊर्जा आ रहा है किसके रूप में? तो इसी को बड़ा करके तुम समझ सकते हो कि ताप हो गया, दूसरा विद्युत हो गया और तीसरा प्रकाश हो गया, है ना। ये 3 प्रकार का ऊर्जा हमारे पास है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो तापीय विघटन को समझाने के लिए ना तुम्हें 3 प्रकार का एग्जाम्पल लिया गया। वो तीनों एग्जाम्पल 3 अलग अलग बातों को बता रहा है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल अभी तक में हम लोग देखें तो समीकरण बच्चों क्या क्या मिला है हमें? Mg+O2 क्या बन गया? दूसरा हमको लेड नाइट्रेट मिला था ना, लेड नाइट्रेट PbNO2 का NO2 प्लस Ki और बन जाता है Ki प्लस Pbi2, है ना। तीसरा नंबर कौन सा हो गया? H2SO4 प्लस Zn और बन गया। इतना तक हम लोग जान चुके हैं गुणों को पढ़ने के लिए। चौथा नंबर समीकरण जो पढ़े वो संयोजन के लिए था। कैल्शियम प्लस O2 बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको प्रतिक्रिया करवा दिए H2O से, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसको करवा दिए CO2 से, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये था चौथा नंबर। फिर चौथा का तुम कह सकते हो इसको A, इसको क्या कह सकते हो? B और इसको क्या कह सकते हो? 3 समीकरण एक ही में है लेकिन तीनों संयोजन है, इसलिए इसको लिख दिए। अब पहली बार 5वां नंबर समीकरण आपके सामने एंट्री हो रहा है। 5वां, 6ठा और 7वां ये जो समीकरण नंबर है ये इस बात को दिखाएगा बच्चों कि विघटन हो रहा है, यानी कि इसके अंदर बड़ा यौगिक रहेगा, उसमें ताप का उपयोग होगा और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। बात आ रहा है समझ में? यहाँ पे जितना भी छोटा था बड़ा बना, फिर बड़ा बना, फिर जुड़ के और बड़ा बना। यहाँ पे मामला कैसा है कि यहाँ पे सबसे पहले फेरस सल्फेट, कल ही बताए थे सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा? सल्फेट। फिर से आते हैं 4। यदि तुम तत्व को ठीक से समझ गया तो केमिस्ट्री का बहुत सारा फॉर्मूला आसान हो जाएगा। एक हो गया नाइट्रोजन, एक हो गया फास्फोरस, एक हो गया सल्फर और एक हो गया कार्बन। ये लोग ऑक्सीजन से सब जुड़ना चाहता है, इस सब ऑक्सीजन से जुड़ के नाइट्रोजन बनाएगा क्या चीज? नाइट्रेट। फास्फोरस बनाएगा क्या चीज? सल्फर बनाएगा क्या चीज? और कार्बन बनाएगा।
यही चारों अलग अलग धातु के साथ मिलके अलग अलग चीज बनाएगा। जैसे नाइट्रेट हो सकता है लेड के साथ बना दे, कभी पोटेशियम के साथ बना दे, कभी कैल्शियम के साथ, कभी मैग्नीशियम के साथ। बताओ 4 नया कंपाउंड बन गया कि नहीं? यही चीज 10 और तत्व के साथ मिलके बना लेगा। यही चीज दूसरा 10 के साथ में। तुमको पता चल रहा है? तो कार्बन क्या बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बोनेट। ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन क्या बनाएगा? फास्फोरस क्या बनाएगा? सल्फर क्या बनाएगा? सिंपल है। तो अब फेरस सल्फेट SO4 था। कुछ पूछना है तुम्हें? सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लिया? सल्फेट। और ये मिल गया किससे? फेरस से। फेरस माने आयरन। और इसको हीट किए, ऐसे जब दे तो हीट करना और इससे बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 और SO3। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और साथ में Fe2O3 फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है। बताओ ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदला कि नहीं? यहाँ पे SO2 जो होता है वो सल्फर बर्निंग स्मेल, यानी कि कह सकते हो तीक्ष्ण गंध वाला गैस का निर्माण होता है। तो ये कितना नंबर समीकरण हो गया बच्चों? ये समीकरण किस लिए दिखाया था? कि विघटन हो सके। अब इसका गुण को देखोगे तो इसमें गैस का निर्माण हो रहा है। ये बात सही है। 5 गुण था ना? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निर्माण और क्षेत्र का निर्माण। अब देखो दूसरा एक और है। ये जो बना था अभी तुरंत कैल्शियम कार्बोनेट, ये यहाँ पे बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट कर दिया तो ये फिर से वापस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। यहाँ पे भी गैस का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? गुण तो मिल गया, विघटन हो रहा है, ये भी बात सही है। इसका उपयोग हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं। किसमें करते हैं? सीमेंट बनाने वाली कंपनियां कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लायम का उपयोग करता है। इसके बाद 7वां नंबर समीकरण जो तुम देखते हो वो हो गया लेड नाइट्रेट, जो कि पहले लिखा हुआ है। क्या चीज? लेड नाइट्रेट। लेकिन देखो अंतर है दोनों में। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ में गर्म किए थे, तब हमको मिला था लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन यहाँ क्या है? सिर्फ लेड नाइट्रेट लिए और उसको गर्म कर दिए तो फिर क्या हो गया? PbO यानी कि लेड आयोडाइड, सॉरी लेड ऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस O2। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे तीनों मामले में विघटन हुआ कि नहीं? और तीनों मामले में किस तरह का विघटन हुआ? ताप के उपस्थिति में विघटन हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे? तापीय विघटन। अब तुमको पूछेगा तापीय विघटन क्या है, उदाहरण देके समझाए तो आपके लिए सबसे आसान उदाहरण तो यही लगेगा, क्योंकि ये बार बार आप आसानी से बना सकते हो। ये भी और ये भी तीनों में से कोई भी उपयोग कर लिए और फिर बता दिए कि जब एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक प्रतिफल का निर्माण हो तो उसे क्या कहेंगे? तापीय विघटन। तापीय विघटन। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब आता है मेन टॉपिक, जो ये तो हुआ कल का रिवीजन। अब आता है कौन सा? मेन टॉपिक, जिसका नाम है क्या चीज? वियोजन नहीं, विद्युत विघटन। अभी सब 7 समीकरण को हमको क्या दिमाग में आ रहा है धीरे धीरे? अरे पहला दिन जब समीकरण देखे थे तब और अभी दोनों में अंतर आ रहा है। रोज दिन लिखने से फायदा क्या हो रहा है पता चल रहा है तुम्हें? पूरा बात याद हो रहा है कि नहीं बताओ? अरे हाँ ना बोलो। हो जाएगा। 7 समीकरण समझ में आ गया? गुणों को दिखाने के लिए बच्चों कितने समीकरण का जरूरत पड़ा? गुण को दिखाने के लिए 7 समीकरण का। संयोजन अभिक्रिया के लिए बहुत बढ़िया, एक ही है। संयोजन अभिक्रिया के लिए क्या है? एक। समझ में आया?
और विघटन अभिक्रिया के लिए है। विघटन में 3 तरह का विघटन। तापीय विघटन के लिए हमने कितना इस्तेमाल किया? 3। तो 7 नंबर समीकरण तक आप लोग पहुंच चुके हैं। नंबर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बच्चे समीकरण को खा जाते हैं। कभी बोलते हैं 5 है, कोई बोलेगा 6 है, कोई बोलेगा 7 है। अब कोई कंफ्यूजन होगा? सबके लिए समीकरण नंबर एकदम इक्वल रहेगा। एग्जाम के समय भी तुमको याद रहेगा कि अच्छा ये तो 5 नंबर समीकरण में देखे थे, ये फॉर्मूला तो 20 नंबर फॉर्मूला में देखे थे। नंबर डाल लेने का मतलब है कि हम उसको वो खोता नहीं है, इसीलिए तुम लोग को रोल नंबर दिया गया है ताकि तुम में से कोई बच्चा कंफ्यूजन इधर उधर नहीं होगा। चलो अब आते हैं विद्युत अपघटन। किसको? विद्युत अपघटन या विघटन कह लो। विघटन अब थोड़ा समझ लो विघटन होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लो। विघटन को समझने से पहले हम ये समझाना चाहेंगे तुम लोगों को कि जब कोई भी, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। एल्युमिनियम मान लो, एल्युमिनियम में बच्चों 13 इलेक्ट्रॉन होता है, माने परमाणु संख्या 13 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 13। 2, 8 और 3 जान चुके हो। यहाँ पे क्लोरीन है मान लो, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होता है। 2, 8 और 7। ये बात सही है कि नहीं? अभी प्रोटॉन इसमें कितना है बच्चों? 17। इलेक्ट्रॉन कितना है? 17। प्रोटॉन होता है धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित। ठीक बात? तो 17 प्लस और 17 माइनस, टोटल क्या हो गया? 0। इस पे कुल आवेश क्या है? 0। लेकिन जब ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले 13 था, 3 दे दिया, बचा कितना? 10। प्रोटॉन की संख्या, क्या प्रोटॉन आदान प्रदान होता है? नहीं। प्रोटॉन कितना हो गया? 13। तो धन आवेशित कितना? 13। ऋण आवेशित कितना? 10। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो बताओ ये धन आवेशित हो जाएगा कि ऋण आवेशित? बात समझ में आ रहा है? तुम्हारा दिमाग क्वेश्चन कर सकता है कि कोई दे दिया तो उसमें माइनस होना चाहिए, लिया तो प्लस होना चाहिए। सामान्य दिमाग तो यही सोचता है कि हम लिए तो क्या हो जाएंगे? प्लस अधिक हो गए, और दे दिए तो ये सोचेगा कि नहीं दिमाग? लेकिन प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता है, आदान प्रदान नेगेटिव का होता है। तुम्हारे पास नेगेटिव चीजें बहुत सारा है और किसी और को दे दिया तो अब तुम क्या हो गया? पॉजिटिव। तुम्हारे पास बहुत टेंशन है, किसी को दे दिया तो अब तुम क्या हो गया? फ्री हो गया टेंशन से। अब टेंशन किस पे गया? किसी और पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो दूसरे को टेंशन देता है उससे ज्यादा उसको टेंशन होता ही। खैर यहाँ पे आते हैं, जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो फिर क्या होगा? धन आवेशित कि ऋण आवेशित? तो यानी कि जितना धातु है, जितना धातु है सबका सब क्या होगा? और जितना अधातु है सबका सब क्या होगा? ऋण आवेश होगा। इसमें कोई दिक्कत? पक्की बात? तो एक हो गया धन आवेश और दूसरा हो गया ऋण आवेश। अब थोड़ा इस बात को क्यों बता रहे हैं इसको समझना। धन आवेश जो होता है उसको इस जगह पे काम आने वाला है, ठीक है? सबसे पहले ये जो बना है इसको एक मात्र पात्र मान लो कुछ, ठीक है? इसको क्या कर लो? सिंपल सा, तुम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय आसान सा कोई चीज पात्र मान लो, कोई एक डब्बा या इस तरह का संरचना मान लो। इसके अंदर 2 गो बैटरी का जो बीच में रहता है, देखोगे सेल के बीच में रहता है ना, सेल के बीच में काला काला रहता है ना, जब तोड़ोगे उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक। अब इसको जोड़ दिया गया है 2 बैटरी के अलग अलग, माने सेल के अलग अलग ध्रुव से। एक को धन ध्रुव से जोड़ दिया गया और दूसरे को ऋण ध्रुव से। बैटरी में 2 ध्रुव होता है, एक प्लस और दूसरा माइनस। देखा होगा तुम लोग, देखा होगा सब। अब थोड़ा समझना,
जिसको प्लस से जोड़ा गया वो अंदर अंदर क्या है बच्चों? प्लस है। ये बात सही है कि नहीं? अंदर अंदर वो क्या है? प्लस है। कोई दिक्कत? जो माइनस से जोड़ा गया वो अंदर अंदर क्या है? माइनस है। अब इसमें धारा प्रवाहित किया गया, अब इसके अंदर डाला गया है क्या चीज? जल, यानी कि H2O। अब H2O का एक खास बात बताते हैं, उसमें H जो है वो प्लस होता है और O के बारे में पता है कि इलेक्ट्रॉन लेता है, जो लेता है वो कैसा होगा? माइनस। ये बात सही है। तुमको ये भी पता होगा कि जो भी धातु प्लस होता है उसको कैटायन बोला जाता है। कौन सा आयन? कैटायन माने बिल्ली आयन नहीं, कैटायन। क्या बोला जाता है? कैटायन। और जो ऋण आवेशित अधातु होता है उसको एनायन। क्या बोला जाता है? समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? धन को क्या बोला जाता है? कैटायन। ऋण को क्या बोला जाता है? तो बताओ, इलेक्ट्रॉन देने के बाद कोई भी धातु कैटायन बनाएगा कि एनायन बनाएगा? कैटायन। सारा का सारा धातु कैसा होगा? कैटायन। सारा का सारा धातु कैसा होगा? ये एकदम समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लेकिन इसके ठीक उलट इसका नाम लिखा जाता है। और समझना, जो यहाँ पे कैटायन बोला था, कैटायन धन को बोला था, लेकिन यहाँ पे ऋण को बोला जाएगा कैथोड। क्या बोला जाएगा? कैथोड। क्या बोला जाएगा? कैथोड। ऋण को बोला जाएगा कैथोड और धन को बोला जाएगा एनोड। ये वाला जो धन से जिसको जोड़ा उसको क्या बोलेंगे? एनोड। एनोड। एनोड समझते हो? तो कैथोड और एनोड। अब तुमको बोलेगा कि विद्युत अपघटन करने वाला पात्र है, उसमें जो दो इलेक्ट्रोड है, जिसको धन ध्रुव से जोड़ा गया उसको एनोड, जिसको ऋण ध्रुव से जोड़ा गया उसको कैथोड। अब मान लो यहाँ पे H2O है, यहाँ पे क्या है? H2O। अब इसको जब विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो H अलग हो गया और वो अलग हो गया। ऐसा हो सकता है, H अलग हो गया और वो अलग हो गया। अब थोड़ा समझना, H प्लस है और वो माइनस है। तुमको पता है कि प्लस प्लस के पास जाएगा और माइनस माइनस के पास, ऐसा कभी हुआ है? No, कहा जाता है विपरीत, ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है और समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। ये बात सही है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। विपरीत आवेश यानी कि धन है तो ये जाएगा कहाँ? ऋण पर। यानी कि ये कैटायन है। कौन सा आयन है? ये बात सही है ना? यस। कैटायन है तो कैटायन जाके जमा हो जाएगा किस पे? कैथोड पे। सी से कैटायन और सी से कैथोड। ई बात को यदि तुम पकड़ लिए तो हमेशा याद रहेगा। कैटायन कौन होगा? सबका सब धातु। कैटायन है तो जमा कहाँ पे होगा? कैथोड पर। कैटायन है तो कहाँ जमा होगा? कैथोड पर। और एनायन जो कि अधातु होता है वो जाके होगा कहाँ जमा? एनोड। जो कि होता है अपने आप में क्या चीज? धन। आवेश तो ऋण होता है। यही तो बात बच्चे सोच सोच के दिक्कत होता है। सोचो बच्चा के पास कितना दिक्कत हो जाएगा। उससे पूछेगा, यहाँ पे शब्द लिखेगा एन आयन, अब बोलेगा कैट आयन। ये बच्चा मेहनत करके याद किया कि एन आयन बराबर माइनस चार्ज, कैटायन बराबर प्लस चार्ज। अब उसने सीखा ही नहीं कि कैटायन अलग होता है और CaTHOD कैथोड अलग होता है और ANOD एनोड अलग होता है। ये दोनों को अलग नहीं देख रहा, उसको लग रहा है एक के। अब बताओ एनोड असली में क्या है? प्लस चार्ज है ना। एनोड क्या है? प्लस। और कैथोड क्या है? लेकिन यदि सब के आधार पे देखा जाए तो एनायन हमेशा कहाँ जाएगा? एनोड पर। और कैटायन हमेशा कहाँ जाएगा? कैथोड पर। अब बताओ जल का जब विद्युत अपघटन करवाओगे तो हाइड्रोजन क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस? प्लस। अब तुमसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन जाके जमा कहाँ होगा? कैथोड पर। और ऑक्सीजन कहाँ जमा होगा? एनोड पर।
तुमसे पूछेगा ऑक्सीजन कैटायन है कि एनायन है? बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन क्या है? एनायन। जमा कहाँ होगा? एनोड पर। और हाइड्रोजन क्या है? कैटायन। जमा कहाँ होगा? कैथोड पर। बताओ, इसको एकदम सुलझा के ना तुमको दिया जाए तो तुम उसको उल्टा पुल्टा कर दोगे कि नहीं? होगा कि नहीं? खाबर सोडा और नमक में अंतर ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि किचन में रखा हुआ है तो नमक और खाबर सोडा एक ही जैसा लगेगा। तो इसलिए जब भी विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो ये बात को ध्यान रखना, उस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एक एनोड और दूसरा कैथोड। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया। कैथोड पे कौन आके जमा होगा? धन आवेश की ऋण आवेश? धन आवेश। सोचना आराम से, यहाँ कोई अखाड़ा नहीं चल रहा है कि हम बड़ा तो हम बड़ा। जब तुम कोई बात बोलो तो सोचो। कैथोड बोले तो कैथोड पर कौन आके जमा होगा? तो धन आवेश वाला जमा होगा, क्योंकि अपने वो क्या है? ऋण आवेश। जब पूछा जाए कैथोड बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ता है कि धन ध्रुव से? तो ऋण ध्रुव से। एनोड बैटरी के धन ध्रुव से कि ऋण ध्रुव से? धन ध्रुव से, क्योंकि यहाँ दिख रहा है एनोड। अभी भी जो बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे हो एनोड और कैथोड को, और एनायन और कैटायन को, फिर थोड़ा सोचने की जरूरत है। बहुत सोचो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब एनोड और कैथोड का बात किया जाए तो वो बात हो रहा है इसके अंदर जो चीज बैटरी से जोड़ना है उसका, और जब बात कर रहे हैं कैटायन और एनायन तो जो आके उस पे जमा होगा वो, क्योंकि यहाँ पे टूट रहा है, यौगिक टूटता है। जैसे मान लो CuSO4, तो इसमें Cu क्या है? धातु है। धातु है कि नहीं? और SO4 क्या है? और धातु का पूरा एक समूह है, कह सकते हो। तो SO4 माइनस Cu प्लस, अब बताओ Cu जाके किस पे जमा होगा? कैथोड पे। और SO4 जाके किस पे जमा होगा? अब वही FeSO4 ले लें तो बताओ Fe किस पे जाके जमा होगा? कैथोड पे। और SO4 जाके जमा किस पे होगा? इसका कारण क्या है? ये माइनस है और ये प्लस है। और हमेशा ऑपोजिट के बीच में आकर्षण होता है, समान के बीच आकर्षण नहीं होता है। समान के बीच क्या होता है? विकर्षण। चुंबक का मामला हो या फिर आवेश का मामला हो, दोनों में समान आवेश के बीच विकर्षण होता है और असमान आवेश के बीच में आकर्षण होता है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं? जब भी कोई धातु हमेशा क्या बनाएगा? कैटायन। और कैटायन हमेशा किस पे जमा होगा? जय कैटायन बोला, पकड़ लो अपना ट्रैक, कैथोड। और जय एनायन बोला, तुम पकड़ लो एनोड। जैसे ही एनायन बोला तो तुम किस पे जमा होगा? जैसे ही कैटायन बोला तो किस पे जमा होगा? खाली एक वो चीज तुम याद रखो कि धातु हमेशा कैटायन बनाता है। बस एक शब्द याद रखो, धातु हमेशा क्या बनाता है? अब तुम सोचा कि धातु कैटायन बनाता है, यानी कि धातु धन है, तो वो हमेशा जाएगा किस पे? ऋण पे। कैटायन बनाता है, अच्छा, यानी कि कैथोड नेगेटिव होगा तब ना उस पे गया हो। तो तुमको पता करना हो कैथोड नेगेटिव की पॉजिटिव, तो तुम जमा कौन हो रहा है? कैटायन। कैटायन क्या है? पॉजिटिव। बस क्लियर हो गया कि नहीं? फिर तुम सोचेगा यदि कैटायन पॉजिटिव है तो एनायन जरूर होगा क्या चीज? नेगेटिव। तो वो जमा किस पे होगा? एनोड पे। और एनोड तब क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया? एक को याद रखते ही चारों बात क्लियर हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? अब इसका एक अगला बिंदु आता है कि 750 ml मान लो पानी ले लिया गया। कितना पानी ले लिया गया? यदि उसका जल अपघटन करवाया गया 750 ml पानी को, तो देखा गया कि 250 ml मिलीलीटर जो है, या वॉल्यूम के सेंस में कह लो, तुमको मिलता है क्या चीज? ऑक्सीजन। O2 कितना मिलता है? 500 ml तुमको मिलता है क्या चीज? हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब जल बन रहा था तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन।
जब जल टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा और 1 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 2 जब 750 था तो 250 पहुंचा किस में? ऑक्सीजन। और उससे 2 गुना यानी कि 500 पहुंचा क्या चीज? हाइड्रोजन। तो बोला जाता है कि जब भी विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो हाइड्रोजन का जो आयतन है ऑक्सीजन के आयतन के तुलना में 2 गुना क्यों होता है? क्योंकि जल बनाते समय हाइड्रोजन 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलने से 1 अणु जल बना था। तो जब टूटेगा तो उतना ही चीज मिलेगा। जैसे 10 इंची वाला दीवार को तोड़ा तो बेसी ईटा मिलेगा, 5 इंची वाला तोड़ा तो कम मिलेगा, प्लाई वाला तोड़ा तो नहीं मिलेगा ईटा, प्लाई मिलेगा। बात सही की गलत? तो 1 जल के अणु बनने में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसीलिए जब वो टूटता है तो भी हमेशा ऑक्सीजन का अमाउंट आधा होता है किसके तुलना में? हाइड्रोजन के तुलना में। या फिर हाइड्रोजन का अमाउंट 2 गुना होता है किसके तुलना में? ऑक्सीजन के तुलना में। यही पॉइंट तुमको विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ना था। आज का जो शब्द लिखना है वो 4 शब्द है, कैटायन, एनायन, है ना, एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटन। समझ में आया? ये 5 शब्द है। सब रेडी हो लिखने के लिए? अभी तुम पहले समझ लो। विद्युत अपघटन होता है विद्युत के उपस्थिति में किसी यौगिक को तोड़ना, क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटन। ताप के उपस्थिति में किसी को तोड़ना क्या कहलाएगा? प्रकाश के उपस्थिति में किसी को तोड़ना। समझ में आ रहा है? अब कहा एनायन, जब कोई भी धातु अपना इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव धन आवेशित होता है तो उसे हम कैटायन कहते हैं। जब कोई भी अधातु या तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित होता है तो उसे एनायन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब कहा ये जो वोल्ट मीटर है इसको बाद में डिटेल भी करेंगे। तो इसके अंदर वैसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है उसे क्या कहेंगे? उसे जो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है और जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा है। ये 5 शब्द आज के लिए लिख लो, देव भाई डाल के। आज का बात यहीं पे खत्म करते हैं।